आज बात सिर्फ अधिकारों की नहीं, आज बात इंसानियत की है। और इंसानियत को नई पहचान दी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, जब उन्होंने संविधान लिखा तो हर दिल को बराबरी मिली। ना ऊंच नीच ना भेदभाव, हर लाइन में बराबरी का भाव। भीम ने जो सच्चाई लिख दी, अब वही बन गया हमारा प्रभाव। ये कागज नहीं ये आवाज है, हर गरीब की ये पहचान है। जो टकराएगा सच से अब उसके खिलाफ पूरा कानून है। अगर आज तुम खड़े हो तो याद रखना। आपने जो प्रोग्राम लगाया हमें अच्छा लगा। हम इसलिए संबंधित होना चाहते हैं क्योंकि हमारी ग्राम पंचायत है और आप लोगों को युवा पीढ़ी को देखते हुए हम इसमें शामिल हुए। आप जैसा ही एक प्रोग्राम कल 15 तारीख को हमारे ग्राम पंचायत वीरपुर परगम में है, जिसमें हम आपके झगड़ा मुंडी को, सभी बुजुर्गों को, सभी साथियों को आमंत्रित करते हैं सम्मिलित होने के लिए। जिसमें सुबह 11 बजे से शाम को 3 बजे तक 8 क्लास से लेकर ग्रेजुएशन क्लास तक के एग्जाम होंगे। जिसमें जो भी बच्चा एग्जाम में पार्टिसिपेट करना चाहता है वो उसमें हिस्सा ले सकते हैं। साथ में 4 बजे के बाद हमारा बाबा साहब के जन्मोत्सव का कार्यक्रम है, उसमें भी आपको सम्मिलित होना है। हमारा आपसे हाथ जोड़ कर लेना है, आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए, जिससे कि हम लोग अपनी इस विचारधारा को, बाबा साहब के मिशन को और भी आगे बढ़ा सके। 10 बजे डॉक्टर BR अम्बेडकर सोशल पार्क वीरपुर परगम सावित्रीबाई फुले SBI पब्लिक लाइब्रेरी में पहुंचने का कष्ट करें। हम में से कोई भी यहाँ मिलेगा, हम आप लोगों को जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप ले सकते हैं। हमारा नंबर इनके पास, भाई साहब के पास है। अब सहन न करेगी यारो भीम आर्मी, अब जुल्म न सहेगी यारो भीम आर्मी। हम भड़केंगे उन पे जो गलत नियत रखते हैं हमारी बहनों की तरफ। हम भड़केंगे उन पे जो हमारे भाइयों का, हमारे बुजुर्गों का
मूर्ति अपने गांव में रखवाना चाहूंगा। बहुत बढ़िया, ताली बजाकर सबको वगैरह लियागा। बाबा साहब, बाबा साहब, भैया इनको जो बनता हो कोई भंडारा है, बन जा बिरसा भंडारा, जो अपने आप ने समझे इनको बन जा साहब उद्यम सिंह। हम इलाकवा सरकार छोरे जाटवे के, दुश्मन के लिए तलवार छोरे।
सभी लोकेश किराना स्टोर पहुंचकर इस रैली को बदमाशी की डिग्री पकड़ा जाएगा एक दिन बॉर्डर की गोताबंदी में। जिस दिन जाटा मारेगा मैडम फूका जावे गांधी में बनवा के मूर्ति बाबा साहब की जावे साले जावे। जिस दिन जाटा मारेगा मैडम फूका जावे गांधी में बनवा के मूर्ति बाबा साहब की जावे साले चांदी में। जिस दिन जाटा मारेगा मैडम फूका जावे गांधी में बनवा के मूर्ति बाबा साहब की है थोड़ा हिंदी है मैं यहाँ पर संविधान की अच्छाइयाँ गिनाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे हों। और संविधान कितना भी बुरा क्यों न हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे। सबसे ऊंचा जिनका नाम, कर गए बड़े बड़े जो काम, न रुके थके न हारे, चाहे दिन थी चाहे रात, उठाई जिन्होंने हक की आवाज थी। मैं करूं बाबा साहेब की, मैं करूं बाबा साहेब की बात जी, मैं करूं बाबा साहेब की बात जी, मैं करूं बाबा साहेब की बात जी। जय जय भीम के नारे गूंजे, बच्चा बच्चा जिनको पूजे, जिस पे चले भारत हमारा, संविधान लिख दिया सारा, चला ऐसा कलम पे हाथ जी। मैं करूं बाबा साहेब की, मैं करूं बाबा साहेब की बात जी, मैं करूं बाबा साहेब की बात जी, मैं करूं बाबा साहेब की बात जी। इस सॉन्ग से गिरी मणि की पहचान बनी है पूरे वर्ल्ड में। सो फैन बाबा साहेब दी, बिकॉज मैं बहुत बड़ी फैन हूँ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। बेटी कहते हैं मुझे जिनकी बात, 26 नवंबर दिन की, जग में नाम दिया मुझे ऐसा, तो पीछे छोड़े गाड़ी पैसा, मेरे सर पे है दिन का हाथ जी। मैं करूं बाबा साहेब की, मैं करूं बाबा साहेब की बात जी, मैं करूं बाबा साहेब की बात जी, मैं करूं बाबा साहेब की बात जी। सुभाष भाई ने भी दिया है 200 रुपए, देवा भाई ने भी दिया है 1100 रुपए, हमारे उमेश फौजी ने दिया है, और 1000 का योगदान हमारे गुरुजी सौदान गुरुजी की तरफ से आया है, और 100 रुपए हमारे पिंकल भाई छोटे हैं उन्होंने भी दिया है, और 251 पवन है जो मानसिंह सनोप है उन्होंने भी, पवन भाई ने दिया है 1000, टिंचू फौजी है उन्होंने भी दिया है 251, हमारे विजेंद्र भाई ने दिया है, और 100 रुपए हमारे सुरेंद्र भाई ने, और 20 किलो का अनाज दिया है, और उसमें प्रिंस भाई ने भी हमें पूरा सहयोग दिया है, क्योंकि उन्होंने भी हमें अनाज का प्रसाद के रूप में दिया है। 100 रुपए ओमवीर भाई ने, और 100 रुपए रोहतास भाई ने भी दिए हैं, और 100 रुपए भैया हमारे वीरेंद्र भैया ने भी दिए हैं, 100 रुपए हमारे अंकित ने भी दिए हैं, 100 रुपए हमारे अमित ने भी दिए हैं, 100 रुपए हमारे नितिन भाई ने भी दिए हैं, 100 रुपए हमारे जैकी भाई ने दिए हैं, और हमारे बॉबी हैं उन्होंने भी 1151 रुपए का विशेष पुरस्कार दिया है, और हमारे एक और मोहन सिंह भाई ने, और आलोक भाई ने भी 100 रुपए का नगद पुरस्कार दिया है हमें। ठीक है, तो हम आप सभी से अनुरोध है, कृपया स्टेज पे आके, बड़े बुजुर्ग कृपया स्टेज पे आए, खड़े हुए थे। पर हमारा रतनदीप आपको कैसा लगता है ये बताओ। लगता है बाबा साहब अमर रहेंगे नहीं रहे, बाबा साहब अमर ही रहेंगे। रतनदीप भाई हटियो। हम सब रक्षाबंधन मनाते हैं, होली मनाते हैं, दीपावली मनाते हैं,
मगर बाबा साहब की 14 अप्रैल अम्बेडकर जयंती को नहीं मनाते हैं। इसलिए आज 14 अप्रैल को हम बाबा साहब के अम्बेडकर की जयंती मना रहे हैं और हर साल मनाते रहेंगे। बड़ी धूमधाम से, अपने त्योहार से भी ज्यादा इसको महत्व दें और बड़ी संख्या में, भारी संख्या में आकर यहाँ पर जा रहे हैं। रन सिंह चाचा यह मंच पे आए और बाबा साहब के लिए एक मोमबत्ती लगाएं। रन सिंह चाचा, राजेश साहब बहुत देरी से आए हो भाई, मतलब इतनी देर ठीक नहीं है कि हम पीछे हैं, कृपया करके आगे आए और बढ़ चढ़कर बच्चों का भविष्य का सारा वीडियो करवाओ। इधर देखो, इधर देखो, हाथ लगा लो, कैंडल दे, हाथ लगा दे, देखो इधर, बस देखो। अब एक बार जोरदार तालियां। बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब। दीपावली की जगह हर साल 14 अप्रैल मनाया जाए जोर शोर से। सामने से हटा भाई, सामने से। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे बाबा, हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे सभी बालक प्रसाद लेना, मामा संतोष भैया प्रसाद बांट रहा है। मामा जान सब बच्चे सब प्रसाद खाए, प्रसाद बांट रहा संतोष भैया। जल्दी जल्दी जाए प्रसाद लेने के लिए, बूंदी बट रही है, बूंदी। जल्दी जाओ, सभी जाओ। पहला एक महामानव, विश्व रत्न, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र, भारतीय संविधान के जनक, नारी मुक्तिदाता, महान समाज सुधारक, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के उपलक्ष्य में 135वें जन्मोत्सव समारोह में 14 अप्रैल 2026 को मेरा उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हर बच्चा शिक्षित हो, हर घर में रोशनी हो। उन्होंने समाज को हमेशा एकता में रहने के लिए कहा था। भुल्ला ताऊ के 100 रुपए मेरी मम्मी की तरफ से बाबा साहब को सम्मानित के लिए। भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, जब तक हम लोग पढ़ेंगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि किसने अधिकार दिया है और किसने अधिकार छीना है। जो भी आए 100 रुपए हमारे उदयवीर भैया की तरफ से बाबा साहब को सम्मानित के लिए। तो उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ, देश की सबसे पहली महिला IPS कौन थी, कोई बता सकता है क्या? पता नहीं हो तो कृपया बीच में आकर बोले ना। किरण देवी थी। रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी का नाम तो सबने सुना ही होगा। उन्होंने बोला था, मैं अपनी झांसी दूसरे को नहीं दे सकती, मैं अपनी मातृभूमि और आत्मसम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राण भी दे सकती हूँ। 100 रुपए आकाश भाई की तरफ से। और महिलाओं के बारे में मैं बता देना चाहता हूँ, बहन कुमारी मायावती जी ने देश की सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री बनी, वो भी उत्तर प्रदेश की। उन्होंने हमारे समाज के लिए कितना काम किया है वो आप लोगों को राजेश मान साहब के 500 रुपए। कृपया करके कहीं जाए ना और यहाँ पे बच्चों के भविष्य के लिए कुछ आकर यहाँ पे 2 शब्द बोले कृपया करके।
महावीर 200 रुपए। रामदास भैया की धर्मपत्नी ने यहाँ पे बाबा साहब के लिए 50 रुपए का योगदान दिया है। और कुछ बातें मैं बाबा साहब के बारे में बता देना चाहता हूँ और महिलाओं के बारे में मैंने बहुत कुछ लिखा है। और कुछ बातें मैं अपनी समाज के बारे में बताना चाहता हूँ जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मैं अपनी ड्यूटी के दौरान कन्याकुमारी से श्रीनगर और असम से राजस्थान तक मैं अपनी ड्यूटी कर चुका हूँ। मैंने देखा है कि हमारी समाज में नशा, शराब, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू का नशा बहुत ज्यादा है। इसके कारण हमारा समाज आगे नहीं बढ़ पा रहा है। कृपया इस नशे से दूरी बनाए रखें और अपने समाज को बढ़ाने का काम करें। वो है एकमात्र पैसा भगवान नहीं है मगर भगवान से कम भी नहीं है। बाबा साहब के सम्मान के लिए 100 रुपए गोपाल चाचा की धर्मपत्नी ने बाबा साहब के सम्मान के लिए दिए हैं। हारे का सहारा संविधान हमारा, बाबा साहब की मेहरबानियां। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दीनू फोटो खींचे भाई, फोटो खींचे। मैं तो फोटो कैसे बना सोचता भी नहीं था मेरे इस छोटे से गांव में मेरे युवा, मेरे बच्चे जैसे जोश के साथ में उन्होंने आज किया है, उनका हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूँ और उनको बार बार धन्यवाद देता हूँ। इस कार्यक्रम को आप आगे बढ़ाते रहें कि किसी भी सभा के लिए हम जो है पहले चाहे कोई भी संचालक होते हैं तो अध्यक्ष ही उस समारोह का समापन करेंगे। ये आगे से जो है ध्यान रहे जो है। बाकी तो खैर ये जानकार बच्चे जानते ही हैं कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ है और बाकी जनता जा चुकी है। पहले ही अगर इसमें वक्तागणों से बुलवाया जाता, संचालक महोदय जो है उसमें नाम लिख लेते हैं कि कौन कौन बोलना चाहता है, कौन कौन किस तरह से अपना वक्तव्य देना चाहता है, तो जो महिलाएं हैं उनको भी कुछ समझ में आता है कि क्या क्या है और कैसे कैसे हुआ हमारे साथ। बाकी तो हम सब पढ़े लिखे लोग हैं जो बैठे हुए हैं लास्ट वाले जानते ही हैं कि किस तरह से कैसे कैसे हुआ है, क्या हुआ है। तो महिलाओं को ये बताना बहुत ज़रूरी था कि हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पहले गुरु ज्योतिराव फुले को माना और उनकी जो घरवाली जो थी सावित्रीबाई फुले, उन्होंने हम लोगों को शिक्षा देने के लिए, मतलब महिलाओं को शिक्षा देने के लिए पहला विद्यालय उन्होंने ही खोला। और किन परिस्थितियों में उन्होंने विद्यालय खोला, ये उस समय की पोजीशन आप अब इस युग में हैं, इस उसमें हैं तो बड़े जोश के साथ भी साथ कार्यक्रम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। और हम जो हमारी पीढ़ी के हैं, जो हमारे साथ में हैं, हमने भी देखा है कि किस तरह से हम पढ़े हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ था, उस समय क्या परिस्थितियाँ थी। तो उससे भी 50 साल पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किन परिस्थितियों में पढ़े, कैसे पढ़े, उनसे भी 20-30 साल पहले माँ ज्योतिबाराई फुले ने विद्यालय खोला। और एक कपड़ा जो है वो अपने लिए अपने बैग में रख के ले जाती थी। रास्ते में जो है कुछ ऐसे असामाजिक तत्व बना दिए जाते, तैयार कर दिए जाते थे कि तुम गोबर फेंको, इस पे मिट्टी फेंको, कीचड़ फेंको। अब उन कपड़ों से क्या वो विद्यालय में पढ़ाएंगी?
तो ये आदिकाल से होता चला आ रहा है। मैंने ये पढ़ा है, देखा है, जाना है, समझा है। तो मैंने भी ये यहाँ से गांव से जाने के बाद सन 88 से 2008 तक विद्यालय का संचालन किया। 88 में ही मैंने ग्रेजुएशन किया था, उसके तुरंत बाद ही मैंने अपने स्कूल का संचालन कर दिया था और वहाँ पे 3 विद्यालयों का संचालन किया। जो भी बच्चे पढ़े, जो जहाँ जैसे चले, आज मैं ये देखता हूँ उसमें से, और ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, मैं फैक्ट बात बता रहा हूँ आपको। मैं जो है सड़क के किनारे ऐसे ही बैठा हुआ था, एक किसी दारूबाज से बहस हो रही थी और कोई ऑटो चलाने वाला ऐसे रोड से निकल रहा था केजीएफ रोड से, तो उसने ये देखा कि ये तो हमारे गुरुजी है, इससे बहस कौन कर रहा है दारूबाज। वहां से देखता चला रहा, उसने ऑटो रोका, ऑटो रोकने के बाद में और सीधा उसके गाल पर धड़ाक से दिया। उसने किसी से पूछा नहीं। तो गुरु का महत्व होता है ये। बच्चा बोला मैंने कि भाई तुम कैसे इसको कैसे पूछ रहे हो, क्या बात है? बोला गुरु आपसे ऐसे कह जाएगा ये साला। अगर मैं उस समय आपकी बात मानते हुए जो और टीचर हुए हैं, जो इंजीनियर हुए हैं, जो और बच्चे पढ़े हैं, तो मैं जो ऐसा था कि कमजोर था, तो मैं तो गाली देता था आपको उस समय, क्योंकि आप बहुत मारते थे। तो ये चीज मेरे को एहसास हुआ कि वास्तव में जो चाहे वो गुंडा बनेगा तब भी हमारा साथ देगा, वो भी ये कहेगा कि ऐसा हो कैसे जाने दूंगा मैं। उस समय मेरी गलती थी, मैं गालियां देता था, मैं पढ़ता नहीं था, मेरे अंदर कमजोरी थी। लेकिन आज मेरे को इस बात का बड़ा गर्व है, बड़ी खुशी है कि आज हमारे बेटे रतन और रतनदीप, हाँ रतन मतलब जो है रतनदीप और साथीगण के जो भी हैं, मैं सभी का जो है नाम लूँगा, ज़्यादा लम्बा हो जाएगा। उन्होंने बहुत अच्छा वो किया और मैं सोचता भी नहीं था कि मेरे गांव, और मैं जो है 62 साल का, यानी मेरी उम्र हो गई 62 साल, मतलब मेरी जुलाई में हो जाएगी। सब वो समझते हैं, लेकिन मेरे यहाँ नहीं समझ पा रहे थे, नहीं जान पा रहे थे। आज बच्चों ने जिस तरह से यहाँ पे इकट्ठा किया है, जिस तरह से करा है, उसको मैं भूर प्रशंसा करता हूँ और बार बार बच्चों को ये देता हूँ कि बेटे हो, हाँ आपको जो है खून की भी जरूरत पड़ेगी, ये भगवान सिंह आपके लिए खून भी देगा। जहाँ पैसे की जरूरत पड़ेगी वहाँ पैसा भी देगा। मैं इसके लिए आपको वायदा करता हूँ और मैं बड़ा जो है इस बात से वो हूँ, समझे। बाकी की क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं पढ़ता रहता हूँ, आज भी पढ़ता हूँ, मैं पुरानी हिस्ट्रियों को पढ़ता हूँ कि किस तरह से कैसे हुआ। मैंने वेद भी पढ़ा है, मैंने जो है ये काम ही क्या है, बस बैठे बैठे पढ़ना है, पढ़ते रहो, जानकारी लो कैसे क्या हुआ। लेकिन एक गंवार आदमी और उस सारे पढ़े लिखे की किए दिए पे बराबर कर देता है ना, वहाँ हमारे दिल को बड़ी अंदर से ठेस पहुँचती है। लेकिन आज मेरे बच्चों ने वो कर दिखाया है, उन्होंने वास्तव में ये करके दिखाया है कि उन्होंने सबको एक कर दिया है। मैं मानता हूँ, मैं आपको बार बार धन्यवाद दूंगा, आपकी भूर प्रशंसा करता हूँ कि आपने वास्तव में मेरे गांव को अच्छी लेवल पे पहुंचाया, अच्छे उस पर पहुंचाया, समझे ना। सर्विस वाले तो होते ही हैं, सर्विस तो करते ही हैं, लेकिन समाज सेवी सर्विस में होते हुए मैंने ये देखा है वो केवल अपने ही घर का, अपने ही बीवी बच्चों में, अपने ही माँ बापों में ही जुट जाते हैं। लेकिन मैं कभी अपने माँ बाप ही उसमें नहीं जुटा। मैं बाहर जाके, मैं यहाँ नहीं कर पाऊंगा, बाहर करूंगा, मैंने ये किया। और अब भी जो है चाहे भले ही सड़क पे बैठना पड़ा मेरे को, वहाँ भी वही शिक्षा की बात करता हूँ, वही चीज देता हूँ और उसी लिए वही सम्मान रहता है, वही आदर है, वही सारा कुछ है मेरे साथ में। बाकी आप सारे जानते ही हैं जिस तरह से मैंने जो है माँ रमाबाई के बारे में बताया कि महिलाओं को पहली शिक्षा उन्होंने और फातिमा बाबा साहब ने सन 1942 में महिलाओं के लिए ये आरक्षण दिया कि ये महिलाएं बिल्कुल पढ़ेंगी। हिंदू कोड बिल लेके आए थे 1942 में, समझे ना। और उन्हें ये पता था कि हमारी समाज के लोग वोट नहीं डाल पाएंगे, वोट नहीं दे पाएंगे, उसके लिए उन्होंने जो है जहाँ रिजर्वेशन सीटें थी उनके लिए ये कहा गया था
कि हमारे ही समाज के वोट अपने प्रतिनिधि के लिए वोट डालेंगे, कोई दूसरी कास्ट वाला वोट नहीं डालेगा। इस पर महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किया और महात्मा गांधी जी ने ऐसे मरणासर पोजीशन हो गए तो उनकी घरवाली कस्तूरबा गांधी ने जाके अम्बेडकर के पैर पकड़े, सबको मनाया। और उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत माना हुआ आदमी था, वो जिसे गृह मंत्री बनाया गया, हालांकि वो प्रधानमंत्री का दावेदार था। जवाहरलाल पैसे वाली फर्म और हर किसी से मिला जुला था, इसलिए उनको प्रधानमंत्री बनाया गया। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जो प्रधानमंत्री के योग्य था, लेकिन उनको भेजा गया कि अम्बेडकर साहब को आप ही समझा सकते हैं। तब बाबा साहब ने कहा ठीक है, तो आप वैसे ही रिजर्वेशन दीजिए, हम सामान्य वोट डालेंगे जिस तरह से आज पढ़ते हैं सामान्य वोट। नहीं तो उन्होंने रिजर्व सीट पे केवल SC वोट डालेंगे और कोई वोट नहीं देगा हाई कास्ट वाला, बाकी के जनरल वोट पड़ेंगे। उन्होंने कहा ये अपनी जनरल वो सामान्य सीट ले जाएंगे, जनरल सीट ले जाएंगे, मतलब SC वाली, फिर जनरल में भी ले जाएंगे। वो वक्त आज आ चुका है। अगर BC समझ जाए तो BC वाले इस बात को नहीं समझते हैं, उनको लगाने में हमारे बामन मेश्राम साहब हैं, आज के युग में चल रहे हैं डॉक्टर रतनलाल, प्रोफेसर डॉक्टर रतनलाल, रविकांत, डॉक्टर गौतम, डॉक्टर रीता, और ये इस तरह से, और ये सारा खेल पढ़ाई से ही चलता है, यूनिवर्सिटी से ही चलता है। क्यों जो है वो लड़का यादव जो रतनलाल का चेला था, क्या नाम उसका, लक्ष्मण जो यादव जो है, क्यों रतनलाल के उसमें लगा, उसने उसको बढ़ाया, उसने नौकरी छोड़ दी। नौकरी का केवल पैसा तो बेटे अब कहना अच्छा नहीं लगता कि पैसा तो और लोग और लेडीजें कमाती हैं और वो खर्चा करती हैं, हिजड़े भी कमाते हैं, बस उनको छोड़ दीजिए, वैश्या को छोड़ दीजिए। और वैश्या होती कौन थी ये भी सबको पता है, मेरा इस मंच से कहना ठीक नहीं है। बस मैं आज यही कहूँगा कि आपने इस प्रोग्राम को बड़े अच्छी तरह से सफल बनाया, मैं आपकी बार बार प्रशंसा करूँगा। और अब आगे जो है मेरे पास में आया है कि हमारे राजेश मास्टर साहब जो आएंगे, और इस उपलक्ष्य में मेरा जो है 2100 रुपये का अंशदान मेरी जो कमेटी है यहाँ की वो स्वीकार करें। मैं उनको जो है महिलाओं के लिए पहला ही स्कूल खोला, पूरे इतिहास को हमारे सामने रखा और कमेटी के लिए भी योगदान दे रहे हैं। आगे भी वक्तव्य उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से प्रस्तुत किया है। आगे मैं बुलाना चाहूँगा राजेश माँ साहब को अपना जो भी भाषण है वो प्रस्तुत करें और मार्गदर्शन करें बच्चों का। 2100 रुपये भगवान सिंह चाचा के ओर से कमेटी के लिए, कमेटी को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और अंग वस्त्र पहनाकर उनका स्वागत करें और अपना गीत वक्तव्य प्रस्तुत करें। सभी ग्रामवासियों को जय भीम, जय संविधान, जय भारत। आज बड़े सौभाग्य का दिन है कि आज पूरे भारत में क्या पूरे संसार में ऐसी प्रौढ़ी पर्सनैलिटी का बर्थडे मनाया जा रहा है जिसका अगर मैं अपने कुछ शब्दों में कहूँ तो शायद शब्द कम पड़ जाएंगे। ऐसा एक महान व्यक्तित्व आज के दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये कोई सामान्य व्यक्ति का नाम नहीं है। अगर इस व्यक्ति के बारे में सोचा जाए तो शायद हमारी सोच से परे इन्होंने हमारे समाज के लिए तो सभी समाजों के लिए किया, क्योंकि ऐसे जो महान व्यक्तित्व होते हैं इनके बारे में जातिवाद, देश विदेश की बातें कुछ मायने नहीं रखती हैं, क्योंकि ऐसे शख्स दुनिया में कभी कभार ही पैदा होते हैं और इनका जो समाज के लिए, देश के लिए जो अपना योगदान रहता है वो बड़ा अद्वितीय है। इनमें से कुछ बातें मैं आपके सामने शेयर करूँगा। बाबा साहब आज अगर देखा जाए तो हम तुम लोग पढ़ने के लिए या कुछ काम करने के लिए ज़्यादा संघर्ष करना नहीं पड़ता है, केवल हम लोग जाते हैं और दाखला बहुत आसानी से मिल जाता है।
लेकिन उस जमाने के बारे में सोचो, जब उस समय में दलित समाज को पढ़ने का कोई अधिकार ही नहीं था। कोई व्यक्ति हमारे समाज का यानी दलित समाज का पढ़ ही नहीं सकता था। उस व्यक्ति के बारे में देखिए, उस समय में इनको पढ़ने के लिए बताते हैं, हमने अपनी आंखों से नहीं देखा लेकिन सुना है किताबों के माध्यम से। उस समय में इनको कमरे में अन्य बच्चों के साथ में बैठने के लिए जगह नहीं मिलती थी। ये वो महान व्यक्ति थे जो बाहर बैठ करके भी इन्होंने ज्ञानार्जन प्राप्त किया और उस ज्ञान को अर्जित करने के लिए इन्होंने कितने संघर्ष है। इनको कोई पानी नहीं पीने देता था, पास बैठने की अनुमति नहीं थी। जो सवर्ण समाज था इनसे कोसों दूर रहकर सामना करके पढ़ाई की। और बड़ौदा महाराज जब ये हाइगर एजुकेशन के लिए जब बाहर गए थे, लंदन गए थे, अमेरिका यूनिवर्सिटी गए थे पढ़ने के लिए, जब इन्होंने वहां से डॉक्टर की उपाधि प्राप्त की थी, ये हमारे भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इकोनॉमिक्स में पहली बार पीएचडी किया था। उसके बाद किसी ने दुनिया में पीएचडी नहीं किया था उनसे पहले। आज तो बहुत सारे लोग हैं जो इकोनॉमिक्स से पीएचडी करते हैं, ये ऐसा बंदा था इन्होंने डबल पीएचडी किया इकोनॉमिक्स में। इनके अलावा और कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जिन्होंने इकोनॉमिक्स से डबल पीएचडी किया हो। वो हमारे समाज का व्यक्ति था जिन्होंने पहली बार भारत में डबल, तो अमेरिका यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर रहकर ऐसी जिंदगी व्यतीत कर सकते थे कि शायद आजकल का जो समाज देखता ना, मैं यूपीएससी करूंगा, यूपीएससी पाठ करूंगा, मैं आईएएस पीसीएस ऐसा अधिकारी बनूंगा, अपना नाम रोशन करूंगा। अगर ये चाहते तो अपने जीवन को उस समय में इसी लेवल पर व्यतीत कर सकते थे, लेकिन इन्होंने वहां पर नौकरी करना स्वीकार नहीं किया था। क्यों नहीं स्वीकार किया था? उसके संदर्भ में दो चार बातें मैं तुम्हें और बताता हूँ, शायद तुम लोगों को पता हो सकता है कि आप लोग उस लेवल तक कुछ बच्चे न पढ़ पाए हो या जानकारी ना हो, तो मैं तुम्हें एक कहानी बताता हूँ। आपने किसी ने नाम सुना हो, नांगेली महिला का नाम सुना हो। एक नांगेली महिला हुआ करती थी। बताया जाता है कि दलित समाज की महिलाओं को, जो नांगेली जहाँ रहती थी वहां पर दलित समाज की महिलाओं को अपने स्तन ढकने की परमिशन नहीं थी। जानकर आज ये महिलाएं सुनती हैं, घर में दंगे फसाद, उल्टी सीधी बातें, बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रेरित करती हैं, केवल उन्हें काम करने के लिए प्रेरित करती हैं कि जाओ पैसे कमाओ, हमारा पति आकर के दारू पिएगा, ये करेगा वो करेगा, केवल उसके लिए बच्चों से काम करवाती हैं। पढ़ने के लिए बच्चों को नहीं भेजती हैं। भेजेंगी तो प्राइमरी स्कूल में दरिया खा जाएगा और वो वहां से कुछ हमारे लिए ले आएगा। केवल इतनी सोच नहीं महिलाओं की, ज्यादा सोचनी नहीं है। इन महिलाओं को वो सोचना चाहिए कि वो नांगेली महिला, उस समय महिलाओं को स्तन ढकने की परमिशन नहीं थी। अगर हमारी समाज की महिला स्तन ढकेगी तो उसका कर देना होगा, इसे कहते हैं अंग्रेजी में फ्री टैक्स, उसको मूला कर के नाम से जाना जाता है हिंदी में। मूला कर देती थी हमारे समाज की महिलाएं। अगर अपना स्तन ढकेगी तो पैसा देना पड़ेगा, अन्यथा हमारे समाज में होकर के तुम्हें छाती खोल के निकलना पड़ेगा। उन महिलाओं के लिए संघर्ष किया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। उन महिलाओं के लिए संघर्ष नहीं किया था जब सवर्ण समाज के लोग इन पे घर पे गए। और एक दयनीय, बड़ी निंदनीय बात, उस समय में जो मूला कर जो तय किया जाता था, महिलाओं के स्तरों को देख करके तय किया जाता था कि जिस महिला का स्तर जितना बड़ा होगा उस पे कर उतना ज्यादा लगाया जाएगा। कितनी शर्मनाक बात रही होगी हमारे समाज के बारे में। ये अंदाजा लगा सकते हो कि महिलाएं अपना तन नहीं ढक सकती थी। हमारे समाज की महिलाएं उस समाज के सामने तन खोल करके जाती थी, घर में चाहे कैसी रही। जब उसके घर पर सवर्ण समाज के लोग, एक कमेटी हुआ करती थी, जैसे आज की कमेटी ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, ऐसे ही वहां पर भी कमेटी हुआ करती थी। तो उस कमेटी के लोग वहां आया करते थे और जब नांगेली के घर आए तो नांगेली से मांगा गया तो उसके स्तनों का आकार लगाते थे कि आकार कितना बड़ा है, कितना नंदनीय काम रहा होगा। तो उस महिला ने, नांगेली महिला ने, मान के आज मैं इस खेल को ही खत्म कर देती हूँ। तुम लोग जो पैसा जो मांगते हो, हमारे स्तनों का ही तो मांगते हो कि जो हमारे स्तन है हम इनको ढक नहीं पाएंगे। तो उस महिला ने दोनों अपने स्तनों को काट करके और थाली में सजा करके उस व्यक्ति को दे दिए थे जो मूला कर लेने आया था।
उस महिला के बारे में उन बातों को सही नहीं सोच पाती हैं। और दूसरी बात, नांगली का जो पति था, सती प्रथा, महिलाओं को सती किया जाता था, लेकिन नांगली का पति एक ऐसा व्यक्ति था जो पहला सती पुरुष हुआ था इस दुनिया में, पहला सती हुआ था व्यक्ति। उसके अलावा किसी व्यक्ति ने अभी तक कोई सती नहीं हुआ। क्यों? अपने समाज के लिए। उसकी महिला मर गई तड़पते हुए, तो उसके चिता पर वो कूद पड़ा, तो पहला सती व्यक्ति हुआ था। उन लोगों के लिए, उन नांगली महिला के समाज के लिए उन्होंने संघर्ष किया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। ये कोई मामूली पर्सनैलिटी नहीं है। इस पर्सनैलिटी के बारे में अगर सोचा जाए तो ये बहुत महान पर्सनैलिटी है। ठंडा बांटने के लिए कुछ ही भैया पार्टिसिपेट करें, ज्यादा उतर पुतर ना हो। और उसके बाद पहले हमारे समाज के जो भी व्यक्ति थे, सुना है कि थूकने के लिए उनके गले में हांडी लटकाते थे, कहीं इनके मुंह का थूक रास्ते में नहीं पड़ जाए, इनका थूक कहीं रास्ते में नहीं पड़ जाए। और जिस रास्ते से निकलते थे, बताते हैं इनके पीछे एक ढाकर बांध दिया करते थे कि वो जिस रास्ते से होकर निकल के जाएगा, इनके पदचिन्ह भी वहाँ पे मौजूद, पदचिन्ह भी नहीं होने चाहिए वहाँ पे। अगर इनके पैरों पे अगर हमारे पैर पड़ गए तो हम अछूत हो जाएंगे। अगर किसी व्यक्ति ने, अगर किसी अछूत व्यक्ति के संपर्क में अगर हमारे पैर भी आ गए धरती पर, तो हम अछूत हो जाएंगे। लगाओ अंदाजा कि कितना मतलब इन लोगों ने प्रताड़ित किया होगा अपनी समाज के लोगों को। उन समाज के लिए इन्होंने अपना संघर्ष किया था। और इन्होंने सबसे ज्यादा अगर काम किया है तो महिलाओं के लिए किया है। अगर महिलाओं को पढ़ने का अगर अधिकार दिलाया है, आज की बच्चियां जो पढ़ने जाती हैं, आज हर स्कूल में इनका दाखिला होता है, इन बच्चियों को पढ़ने का अधिकार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने दिलवाया था कि इन्होंने कोड बिल ला करके महिलाओं को समान अधिकार दिलाने का काम किया था। आज सब लोग कहते हैं बीजेपी सरकार में सबका साथ सबका विकास, कोई सबका साथ सबका विकास नहीं था। केवल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने यह प्रयास किया था कि सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, तब महिलाओं को पढ़ने का अधिकार मिला है। उससे पहले पर महिलाओं को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं था। और हमारे समाज की महिला नहीं, किसी भी समाज की महिला पढ़ नहीं सकती थी, चाहे वो समर्थ समाज की महिला हो, चाहे वो दलित समाज की महिला हो या अन्य किसी समाज की महिला हो। और उस काम को बनाने का जो मेन काम किया था हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने किया था। अगर ये व्यक्ति चाहते तो अपने ऐसो आराम की जिंदगी व्यतीत कर सकते। आज कोई सम्मान में हजारों लोग पहुंच जाते हैं उसकी वाहवाही करने के लिए कि इन्होंने ये काम कर दिया, इन्होंने ये परीक्षा पास कर ली, वो परीक्षा पास कर ली। ये पहला व्यक्ति जो था, इन्होंने सिविल सेवा सर्विस ज्वाइन किया था, क्योंकि बड़ौदा के जो महाराज थे उनका ये कमिटमेंट था कि मैं तुम्हें बात न कर जाता है। बड़ौदा महाराज जो थे उन्होंने इस शर्त पे इनको बाहर विदेश पढ़ने के लिए भेजा था कि जब भी तुम वहां से पढ़ के लौटोगे तो तुम्हें हमारे यहाँ सर्विस सेवा ज्वाइन करनी होगी, तुम हमारे यहाँ ही सेवा करोगे, अन्य तुम्हें सेवा करने का मौका नहीं दिया जाए। तब ये वहां से पढ़ करके जब आए थे तो इनको रेलवे स्टेशन में लेने के लिए कोई पहुंचा नहीं था। ये वहां से अपना बैग उठा करके पहुंचे और बताया जाता है कि इनको किसी ने कमरा भी नहीं दिया था रहने के लिए। किसी समाज के व्यक्ति ने इनको रहने के लिए कमरा नहीं दिया था कि ये वहां रह सके। तो ये अरे बात अरे करिए, कोई कुछ काम अगर मुफ्त का मिलने लग जाए तो ये सारी बातें जोड़ करके मुफ्त के काम लग जाते हैं। ये कोई चीज सारी फ्री की हाथ कर दें लोग। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा तो वो सैनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। मैं तो तुम सब लोगों से कहता हूँ, मेरा 22 साल का कैरियर है शिक्षा के क्षेत्र में, मैंने हमेशा बच्चों को बनाया है और हमेशा मैं हर बच्चे से यही कहता हूँ कि पढ़ो लिखो और आगे बढ़ो। बाबा साहब कहते थे पैरों में चप्पल हो न हो, पैरों में चप्पल हो न हो, लेकिन हाथ में किताब जरूर होनी चाहिए, तभी हम लोग पढ़ पाएंगे। माँ अगर एक समय का खाना अगर अपने बच्चों को न खिला पाए तो कम से कम अपने बच्चों को पढ़ने के लिए तो भेजे। हम एक दूसरे की आलोचना कर देते हैं कि वो पढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है। अरे क्यों, तुम भी तो बढ़ो, तुम क्यों नहीं बढ़ते हो? तुम्हें पढ़ने का मौका क्यों नहीं दिया? ये बंद कर दो। पहले टॉपिक को सुनने की क्षमता होनी चाहिए, टॉलरेंस पावर पैदा करो अपने अंदर। जब तुम टॉलरेंस पावर पैदा नहीं कर सकते तो किसी बात को सुन नहीं पाओगे। एक वक्ता से बढ़िया एक श्रोता होना चाहिए जिसमें सुनने की क्षमता हो। अगर तुम सुन नहीं सकते तो कभी आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि तुम्हें मुफ्त की चीजों का उपयोग करने का माहौल ज्यादा पैदा कर देते तुम। तो
इस व्यक्ति के बारे में देखो, इस व्यक्ति ने जो काम किया था उसके बारे में कुछ तो अनुसरण करो। 2 मिनट में तुम लोग भूल जाते हो, 2 मिनट में भी कोई मुफ्त का सामान दे दे, सब कुछ भूल जाते हैं पुरानी परंपराओं को। जब समाज का कोई काम आता है तो कुछ याद नहीं रहता है। अपने समाज में कोई व्यक्ति एक फहुआ दे दे तो दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है आदमी। कोई व्यक्ति अन्यथा में मेरी बात को न ले, मैं सबसे कह रहा हूँ, सामूहिक बात कह रहा हूँ। अगर कोई मुफ्त की चीज मिल जाए तो आदमी परिवार को छोड़ देता है। समाज तो बहुत दूर की बात है, समाज के लिए काम करना हर किसी के बस। हटाओ लड़कों का जाते। समाज के लिए काम तो वही व्यक्ति करेगा जो समाज के बारे में सोचे। समाज के लिए काम करना इतना आसान नहीं है। समाज के लिए आदमी को समर्पण करना पड़ता है। समर्पण की भावना अगर तुम्हारे अंदर है तो ही तुम समाज के लिए कुछ कर पाओगे। बाकी का ढकोसला करने से कुछ नहीं होने वाला है। ढकोसला करने की कोई जरूरत नहीं है। मत बनाओ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती, अरे इनके कहे हुए शब्दों का अगर तुम अनुसरण कर लोगे तो ही तुम महान बन जाओगे। इनकी जयंती बनाने से कुछ होने वाला नहीं है, ढोंग नहीं। अगर जयंती मनाई है तो इनके आदर्शों में चलिए। आज कसम खाओ तुम सब लोग कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाएंगे। तो इस जयंती को मनाने का मतलब क्या है? केवल 2 मिनट के लिए डीजे बजाना, नाच गाना करना। ऐसा नाच गाना करने से कुछ नहीं होने वाला है। बूंदिया खाए, बूंदी मिल गई, प्रसाद मिल गया, घर चले गए, भूल गए कि 14 अप्रैल कब था। अगली साल देखेंगे 14 अप्रैल 2027 में जाके देखेंगे। फिर इसी दिन फिर दोबारा ढोंग होगा, यही ढोंग दोबारा। तो इन ढोंग के करने की जरूरत नहीं है। ढोंग करने वाले तो हमारे साथ अन्य समाज हैं जो काफी प्रोपेगेंडा अपनाते हैं हमें बेवकूफ बनाने के लिए। तो कम से कम अपने समाज में तो ऐसी कोई भावना नहीं होनी चाहिए, तभी आगे बढ़ पाओ समाज के लिए। आज जो प्रोग्राम आप लोगों ने रखा है, मैं उस कमेटी का, उन बच्चों का बहुत बहुत अपने दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। इन्होंने ये ऐसा काम किया। आगे बढ़ाओ, क्यों नहीं बढ़ाते इनको? अगर एक व्यक्ति कोई आगे बढ़ना चाहे तो उसके पैरों से पकड़ के लटक जाते हो, कैसे जो ऊपर जा रहे हो, कहाँ से कहाँ पहुंच गई और तुमने वही में रह गए लास्ट में। अपने बच्चों को भी नहीं बढ़ा सके। अरे एक व्यक्ति की रोटी खा लो, इन बच्चों को तो बढ़ा दो। साथ पढ़ करके कोई बच्चा IAS, PCS, पुलिस में, आर्मी में, किसी महकमे में जाए या ना जाए, लेकिन देश को पढ़ा लिखा व्यक्ति तो मिलेगा। हर व्यक्ति पढ़ करके DM, SDM नहीं बनता है, पब्लिक सर्वेंट नहीं बनता है। अरे पढ़ जाएगा तो समाज के लिए तो कुछ करेगा। समाज के लिए तो कुछ करो, समाज का तो कुछ दायित्व बनता है। अगर ये व्यक्ति चाहते, जिस समय जब बाहर पढ़ने गए थे तो इनका लड़का खत्म हुआ था महान यशस्वी के लिए। इन्होंने अपने पति को ये नहीं बताया था कि तुम्हारा बेटा खत्म हो गया है। अगर शायद वो अपने बता देती अपने पति को कि तुम्हारा बेटा खत्म हो गया है तो शायद वो अपनी पढ़ाई छोड़ करके वापस लौट नहीं आते। उस पढ़ाई को पढ़ने के लिए जब विदेश गए थे तो शायद वो पढ़ाई न छूट जाती। 2 महीना इन्होंने अपने बेटे की मृत्यु की खबर भी अपने पति को नहीं दी थी। कितना बलिदान किया था उस महिला ने। क्या ये हमारे समाज की महिलाएं अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज सकती है? क्या विद्यालय भेजने का समय नहीं इन लोगों के पास? हाँ, ये जरूर सर कि वहां पे जाओ, मैं मूटा लग रहा हूँ ट्रैक्टर में फलाने को बुक ड्रॉ, वहां से 100 रुपया मिलेंगे तो 2 घंटा काम करके आओ, 200 रुपया आएंगे। ये पापा के 2 पहुआ आएंगे, कल 2 चकना पी के आवेगा। इतना ध्यान रहता है महिला को, और कुछ जानने कहना चाहता हूँ इसी समाज के लोगों से नहीं है। अपनी जितनी भी समाज है पूरी दुनिया में, मैं सबसे कहना चाहता हूँ दलित समाज से, पढ़ाओ और इन बच्चों को आगे बढ़ाओ और बढ़ने दो। तुम्हें कोई रोकने वाला पैदा नहीं होगा। अरे इस दुनिया में गरीब पैदा होना कोई बुरी बात नहीं है। अगर गरीब है कि आदमी मरो तो ये सबसे बुरी बात है। गरीब घर में पैदा हुआ है ये कोई बड़ी बात नहीं है। हर समाज में बच्चा पैदा हो सकता है, लेकिन वो व्यक्ति गरीब है कि मरे, ये सबसे बुराई की बात है। अगर वो चाहे तो वो भी अपना नाम ऊंचा कर करके, अपने परिवार का नाम ऊंचा कर करके जा सकता है दुनिया से। लेकिन कब? जब ये शिक्षा को ग्रहण करेगा था। शिक्षा ही एकमात्र साधन है। हर व्यक्ति के माँ बाप के पास तुम्हारे लिए ट्रैक नहीं है।
कि तुम उस ट्रैक पे चलो और आगे पहुंच जाओगे, क्योंकि हमारे घर वाले कोई बिजनेसमैन या पहले से कोई बिजनेस टाइकून नहीं है कि हमें बना बनाया ट्रैक मिल जाएगा। हमें तो केवल कुर्सी मिल जाएगी, पापा ही चले जाएंगे उस जगह पे, हम जाके बैठ जाएंगे, हम बॉस बन जाएंगे वहाँ कुर्सी की। अरे तुम लोग भी संघर्ष करो, शायद हमारे घर वाले उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाए तो तुम लोग तो कोशिश करो कि हम अपने बच्चों को उस मुकाम तक पहुंचा दें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर टाई कोट पैंट पहना करते थे। क्यों पहना करते थे कोट पैंट? ये किसी ने आज तक सोचा है? बाबा साहब कोट पैंट में ही आपने उनकी तस्वीर देखी होगी, अदर किसी कपड़े में उनकी आपने तस्वीर नहीं देखी होगी। महात्मा गांधी की आपने तस्वीर देखी होगी, धोती भी देखी होगी, अदर में उनकी तस्वीर नहीं देखी होगी। ये कोई मामूली आदमी नहीं थे। बाबा साहब क्यों पहनते थे भाई? कभी सोचा है कि उन्होंने टाई कोट टाई और ये सूट क्यों पहनते थे? क्या वो धोती नहीं पहन सकते थे क्या? महात्मा गांधी धोती क्यों पहनते थे? क्या वो कोट पैंट नहीं पहन सकते थे क्या? इनके कपड़े पहनने के पीछे भी कोई उद्देश्य रहा है अपने समाज के लिए कुछ न कुछ। बाबा साहब ये कहते थे कि भले ही हम गरीब हों, हमारे तन ढकने के लिए कपड़े ना हो, अगर शिक्षा प्राप्त करेंगे तो तुम सब लोग भी कोट टाई सूट पहन सकते हो। ये कोई इम्पॉसिबल नहीं है, ये सब पॉसिबल है। अगर तुम पढ़ लोगे तो सब कोट पैंट पहन सकते हैं। उनका ये उद्देश्य था, एक संदेश देना चाहते थे कि ये मेरी तरफ से तुम्हें संदेश है कि तुम भी ऐसे बन सकते हो जो मैं। अब तो तुम्हें पढ़ने का अधिकार है, क्यों नहीं बन जाते हो? महात्मा गांधी जो धोती पहनते थे वो भी तो अफ्रीका जाकर के बैरिस्टर बन के आए थे। उन्होंने धोती क्यों पहनी थी? क्योंकि वो समाज को ये संदेश देना चाहते थे कि समण समाज का व्यक्ति भी धोती पहन करके भी समाज में रह सकता है। ये कोई बुरी बात नहीं है। अगर मैं धोती पहन लूंगा तो और किसी व्यक्ति को पहनने के लिए कपड़े तो मिल जाएंगे। उनका ये उद्देश्य था कि वो कोई गरीब परिवार से थोड़ी थे, वो कोट पैंट नहीं पहन सकते हैं। और बाबा साहब ने कोट पैंट इसलिए पहना था कि वो ये संदेश देना चाहते थे अपने समाज को, अगर तुम पढ़ लिख जाओगे तो तुम भी कोट पैंट पहन सकते हो, जो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन पढ़ो तो सही भाई, पढ़ने के लिए संघर्ष करो। एक वक्त की रोटी कम खा लो, लेकिन बच्चों को पढ़ने के लिए जरूर भेजो। मेरा तुम लोगों से बस यही संदेश है कि पढ़ो और बच्चे को पढ़ने दो, आगे बढ़ने दो। जय भीम, जय भारत। बिल इसलिए रही है क्योंकि मैंने भी पढ़ाई की और वो एग्जाम पास किया। मुझे घर बैठे 60,000 रुपए मिलते हैं। ये इसीलिए मिलती है क्योंकि मैंने पढ़ाई की। पढ़ाई कभी भी बेकार नहीं जाती, चाहे तुम मन लगा के पढ़ो, एक दिन का भी जर्रा भी उसका बांका नहीं जाता। अब मैं बुलाना चाहूंगा सतीश प्रधान जी को, 2 शब्द कहें, चाहे कितना भी कहें, कोई घबराने वाली बात नहीं है। जैसा भी आपका विचार है प्रस्तुत करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। सहयोग करो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती पर समस्त ग्रामवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और बाबा साहब एक नाम ही नहीं, एक पहचान है। मतलब एक दलित समाज के लिए एक वो मिसाल है, इसको समझना बहुत जरूरी है ना। आप बाबा साहब से ये क्यों जला पर रखते हैं ये लोग हमारी कौम से? क्योंकि ये बराबरी के हक पर आज आ गए, ये हमसे पीछे नहीं है। तो इसको समझने की बात है। आज हमारी समाज छोटे से बड़े आज हर चीज का संघर्ष कर सकती है और सब में सक्षम है कि आज हम बाबा साहब की बदौलत से आज हम मजबूत हैं हर तरह से। सबसे मेन चीज होगी पढ़ाई। जब तक हमारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं, जब तक शिक्षित नहीं होंगे, हम किसी से कुछ भी नहीं कह सकते। सबसे पहली बात शिक्षित होना जरूरी है, बच्चों को पढ़ाना। माँ साहब ने कही ये सही बात है कि गरीब होना कोई वैसी बात नहीं है कि हम गरीब परिवार में पैदा हो गए, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि गरीब मर जाएं, ये सबसे बड़ी बात है। तो इतना ही मैं कहूंगा, इस समाज के सभी बच्चों से कहना है मेरा, इनके घर वालों से, कि पढ़ना इतना जरूरी है कि हम किसी भी चीज का मतलब कर सकते हैं, सामना कर सकते हैं, किसी से डर नहीं सकते हम। ये आज पढ़ाई का ऐसा वो है, बाबा साहब ने हमें वो चीज दी है कि आज हम डरते नहीं है किसी से, इसीलिए क्योंकि हमारे साथ बाबा साहब हैं, है ना।
तो इसी के लिए मैं आपको अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत। सौदान सिंह मास्टर, बहुत बहुत धन्यवाद सतीश प्रधान जी के लिए। एक बार जोरदार तालियां। उन्होंने अपना विचार प्रस्तुत किया बाबा साहब के लिए। बाबा नहीं है लेकिन उनके विचारों पर चलना बहुत जरूरी है। मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा ब्रजलाल मास्टर साहब को। 2 शब्द कहें, घबराने वाली बात नहीं है, कुछ भी कहें, बच्चों के भविष्य की कहें, कोई दिक्कत नहीं है, 2 शब्द कहें। जय भीम साथियों। है नहीं, क्या बात है। जय भीम, जय भीम। देखिए, हमारे गुरुजी ने सर्वप्रथम सारी बात आपको बताई थी डॉक्टर बाबा साहब के बारे में, और उनके बाद हमारे साथी राजेश कुमार जी ने पूरी बात बताई। और मैं तो भैया हमारे रतनदीप, और मेरा तो ये आशीर्वाद है कि पूरे बढ़ो और सब बढ़ते चलो। और ऐसे ही आज शायद लग रहा है कि मेरी मित्र मंडली सभी लोग यहाँ एकत्रित हैं। आज चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा करें आज कि यहाँ एक कमेटी गठित करें और अगली 14 अप्रैल यहाँ बैठ के अपने बच्चे, गांव के जितने छात्र छात्राएं, हाई स्कूल, इंटर, बीए, पॉलिटेक्निक, जो भी कोई डिप्लोमा, फर्स्ट जो अंक सबसे ज्यादा प्राप्त करता है, उसके लिए हमारी कमेटी की तरफ से सम्मान दिया जाएगा अगली साल 14 अप्रैल को इसी मंच पर यहाँ। और इससे बच्चों में एक उत्साह, पढ़ाई का एक उद्देश्य, उनमें एक लगन पैदा होगी, ऐसा मेरा मानना है। शायद मैं रहूं या न रहूं, नहीं, कोई बात थोड़ी नहीं है। मैं चाहता हूं कि ये बच्चों बढ़े और बढ़ते चले। हमारा गांव का, अपने परिवार का, अपनी बस्ती का आज से ज्यादा नाम हो, हमारा यही कामना है। और हमारे गुरुजी आपका आशीर्वाद बना रहे। और ये सौभाग्य की बात है कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं और अच्छी मेहनत करें, 10, 20, 50 और बच्चे लगे, जिससे कि हमारा और गर्व से हमारी छाती चौड़ी हो जाए। जय भीम, जय भारत। बहुत बढ़िया। सुंदर जी की जो भी इनाम होगा, जो भी बच्चा ज्यादा नंबर लाएगा हाई स्कूल में, इंटर में और ग्रेजुएशन में, जो भी फर्स्ट आएगा उनके लिए एक जो भी राशि है वो तय की जाएगी। और अगली साल से इसी दिन के लिए इसी दिन वितरित की जाएगी। मैं अगली सामने बैठ, सामने आनंद, सामने। जय भारत। साथियों, आज भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिन आप मना रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है और आगे ही मनाते रहें। और भीमराव अम्बेडकर जी के जो विचार हैं पढ़ने लिखने के और बच्चों को पढ़ाने लिखाने के, उनके विचारों पर अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करें और अच्छी कोशिश करें। मेरे यही विचार हैं, आपसे सब बच्चों को पढ़ाएं, लिखाएं, बढ़ाएं। और आगे की बाहरी बहुत सारी बातें हैं जो मास्टर साहब जी ने, राजेश मास्टर साहब ने, उन सभी ने बताई हैं। वही उनके विचार हैं अम्बेडकर जी के, उन विचारों पर चलें। और मेरे बच्चे, गांव के बच्चे, मेरे गांव का विकास, मेरा विकास। मुझे बहुत खुशी होती है। कोई बच्चा नौकरी पर जाता है, अच्छे नंबर लाता है, तो मुझे अच्छी खुशी होती है। मैं नहीं सोचता कि मेरा बच्चा है, कुछ फलाने का बच्चा है। मैं समझता हूँ मेरे परिवार का बच्चा है, मेरे पूरे गाँव का बच्चा है। मैं सभी बच्चे मेरे प्यारे बच्चे हैं
और सभी बच्चों से अनुरोध करता हूँ, माँ बापों से और बच्चों से भाई लगन से स्कूल जाएं, टाइम से जाएं और आके पढ़ें। ये मोबाइल वगैरह पर ध्यान न दें ज़्यादा। जय भीम जय भारत, इन्हीं शब्दों के साथ। हेलो, जय भीम जय भारत। भैया हम पे कोई गलती निकल जाए तो माफ करियो। तो गाना गाएंगे। ज्ञानदीप ने उन्हें जी नहीं पता ये प्रोग्राम आज रचना रचे रतनदीप ने ज्ञानदीप रतनदीप। भैया अगली साल भैया अम्बेडकर की मूर्ति पधारी जाए और ये बच्चा नौकरी तो लगे, मेरी तरफ से 2000 रुपया मूर्ति के लिए मैं गाऊंगा। बहुत बढ़िया। जय भीम जय भारत। मूर्ति कहाँ पधारी जाए भैया? मूर्ति खाली बाय बच्चा पड़ी भैया। हाँ समाज देगी भाई साहब। जय भीम जय भारत। आकाश के लिए जोरदार तालियां। बोल के जाए, घबराने की जरूरत नहीं। कम बोलना सीखेंगे। सभी गाँव वालों को मेरा तहे दिल से जय भीम। और हमारे जैसे गुरुजी ने बताया है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर के बारे में, कृपया उन पे चलें और उनको अपना लक्ष्य बनाएं और जो भी अपना दिल में जो भी सपना देखा है उसके लिए पूरी जान लगाएं और देश के लिए, समाज के लिए प्रति कुछ करें। और हमारे प्रति रतनदीप भैया जी जो समाज के लिए करते हैं उनका सहयोग करें। मैं बाबा साहब के लिए एक शायरी कहना चाहूंगा। वो नीले कोट का अफसर नहीं अफसरों का बाप था, वो नीले कोटों का अफसर नहीं अफसरों का बाप था। अखंड भारत का संविधान जिसने लिखा अपने आप था, उसकी कलम का एहसान सब भरते अपने पेट पर हैं। अदब से नाम ले उनका, वो भारत रत्न अम्बेडकर हैं। जय भीम जय भारत। ले लो ले लो ले लो ले लो। हेलो, जैसा कि भाई आप लोग देख रहे हैं, ये हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की 135वीं जयंती मनाई जा रही है। और भैया ये क्यों मनाई जा रही है? वो इसलिए मनाई जा रही है कि ये हमारे राजेश माँ साहब ने आपको पहले ही बता दिया है कि ये हमारे समाज के पहले व्यक्ति थे जो उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, और उस जमाने में की जब हमारे समाज को कोई पढ़ने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि क्लास में सबसे पीछे बैठाना, अगर मारपीट भी बच्चे को समझ आ जाता है तो डंडा दूर से फेंक के मारते थे मास्टर लोग जो है। और बाबा साहब तो खैर बहुत आगे पैदा हुए हैं। ये थोड़ा सा सीन तो भैया हमने भी अपने जमाने में देखा है, क्योंकि जब हम थाने में पढ़ने जाते थे तो हमें टाट पर बैठाया नहीं जाता था, हम लोग भी धरती में बैठते थे जब ये थाने प्राइमरी स्कूल पढ़ने जाते थे। उस जमाने की तो बात ही छोड़ दो। और भैया जो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने जो हमारे समाज के लिए योगदान दिया है, इसके बारे में अगर मैं तुमको बताऊं तो भैया बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि अपने परिवार की चिंता न करते हुए और वो विदेश पढ़ने गए थे, और जो पढ़ाई करके और पढ़ लिख के ही करूंगा, और जो भी उन्होंने कुछ किया वो पढ़ लिख के ही किया। तो मैं भी भाई अपने गांव के जो युवा, हमारे जो पीढ़ी है जो ये जयंती को मना रहे हैं, उनसे भी यही कहूंगा कि भाई शिक्षा ही एक ऐसा एक मात्र साधन है जिससे हमारा समाज आगे बढ़ सकता है, और कोई साधन नहीं है। बाबा साहब ने भी यही कहा था कि भाई शिक्षा ग्रहण करो अगर आगे बढ़ना है तो, और आगे बढ़े। देख रहे हैं कि आज भी हमारे गांव के कुछ बच्चे नौकरी कर रहे हैं, वो भी शिक्षा के बल पर कर रहे हैं। अगर उनके पास शिक्षा नहीं, हमारे बच्चे हैं वो पढ़ लिख करके भी कोई उच्चाधिकारी बन सकते हैं। तो भैया लेकिन हमने देखा क्या है भाई,
हमने तो ये देखा है कि अगर मैं कोई बात कहूँ तो तुम्हें बहुत बुरी लग जाएगी, लेकिन भैया मैं कह बना तो मानता ना हूँ, क्या कहूँ अलग है तो बेशक लग जाएगी। लेकिन ये हमारे गांव के ये युवा पीढ़ी जो बच्चे हैं उनको तो कुछ ध्यान है बच्चों को पढ़ाने का, लेकिन जो हमारे संग जो है ना ठल्लड़, वो ठल्लड़ क्या करते हैं, अरे तुम्हारे पास कोई काम नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन यार कोई ऐसा काम तो मत करो जो हमारे समाज के जो बच्चे हैं उन पे ऊपर भी कोई इसका प्रभाव पड़े। वो क्या है कि भैया एक तो हनुमान जी की शीशों है और भैया कई चौतरा बने हुए हैं, 30-40 आदमी के टोल और वहां गिर के बैठे रहते हैं। और अगर इनसे पूछा जाए कि भैया तुम काहे को बैठे हैं तो वो कहते हैं कि मनोरंजन कर रहे हैं। अरे मनोरंजन कैसा है भाई? मैंने उन लोगों से पूछा कि भैया ये सैंत में तो लग रहे हैं कि पैसा खर्च रहा है, तो बताते हैं लोग कि भैया यहाँ तुम 500 रुपया हार जाते और कहते ही हैं कि भैया हम तो मनोरंजन कर रहे हैं। अरे ये कैसा मनोरंजन है भाई? अरे तुम 500 रुपए जुए में हार जाते हो तो अपने परिवार को तो देखो, 500 रुपए परिवार के लिए बहुत काफी होते हैं। तो मैं तो भैया यही कहूंगा कि अपने बच्चों को पढ़ाएं और बाबा साहब ने जो बताया है उनके अनुकरण करें, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा साधन है इससे तुम आगे बढ़ सकते हो और कोई चीज नहीं है भाई। तुम्हारे ऊपर जा रही है जो सोच रही हो, समझ गए ना भैया? बच्चा ने पढ़ाओ, मेरा तो हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि बच्चे पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और इसका नतीजा तुम देख ही रहे हो यार, क्योंकि आज हमारे गांव में कई बच्चे नौकरियों पर हैं और वो अपना जीवन बहुत आसानी से काट जाएंगे, उनके पास कोई मुसीबत नहीं रहेगी। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। हेलो दुनिया में नाम कमाए भीम तन रक्षा इतिहास रे, दुनिया में नाम कमाए भीम जब पढ़ने जाया करता मास्टर बाहर बिठाया करता, भीम जब पढ़ने न जाया करता मास्टर बाहर बिठाया करता, हुआ वैरित ते पास रे, दुनिया में नाम कमाया भीम तन रक्षा इतिहास रे, दुनिया में नाम कमाया। बचपन में मर गई माँ तेरी विपदा झेली तने बतेरी, बचपन में मर गई माँ तेरी विपदा झेली तने बतेरी, दुनिया में नाम कमाया भीम तन रक्षा इतिहास रे, दुनिया में नाम कमाया भीम जब पढ़ने न जाया करता मास्टर बाहर बिठाया करता, भीम जब पढ़ने न जाया करता मास्टर बाहर बिठाया करता, हुआ वैरित ते पास रे, दुनिया में नाम कमाया भीम तन रक्षा इतिहास रे, दुनिया में नाम कमाया भीम तन। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले मेरे सभी गाँववासियों को सबसे पहले मेरे सभी गाँववासियों को जय भीम। आप लोगों को पता होगा कि बाबा साहब ने हमारे लिए और हमारे समाज के लिए कितना किया है। इसी बात पर मैंने 2 शब्द लिखे हैं रतन सर के लिए जो मैं कहना चाहूँगा। आपके चरण में स्पर्श करूंगा और सभी गांव वालों को मेरा जय भीम। मैं 2 शब्द कहना चाहूँगा रतन सर के बारे में। रतन सर हमारे गांव के एकमात्र ऐसे व्यक्ति, युवा व्यक्ति हैं जिनका उद्देश्य हमेशा समाज और समाज के कार्यों के प्रति जागरूक करना रहा है। जैसा कि आप लोग देखा होगा, इन्होंने पिछले वर्षों में कई प्रोग्राम किए हैं
जैसे कि जल दिवस, शहीद दिवस, 15 अगस्त आदि। और यह हमेशा समाज के बारे में सोचते हैं। मैं अपने गांव के लोगों से यही कहना चाहूँगा कि रतन सर जैसे लोगों को सम्मान और सहयोग करें। मैं रतन सर द्वारा किए गए बाबा साहब के जन्मदिन के पावन अवसर को मनाने के लिए तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। जय भीम, जय संविधान। मेरा पूरे गांव से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस बार की प्रधानी में रतनदीप भाई को पूरा गांव सहयोग दे और इनको प्रधान बना दिया जाए। और जो ये अपनी मेहनत से और लगन से इतना काम करेंगे वो इस काम में कोई आदमी नहीं कर सकता। इस बात से मेरी से बात सहमत हूँ। तो इस बार प्रधानी में ये प्रधान बन जाने चाहिए। अगर ये प्रधान ना बन पाते हैं तब भी कुछ लोग हमारे गांव में ऐसे हैं कि दूसरी पार्टी आएगी वोट मांगने पक्का और पैसे का लालच देगी, कोई पौवा में बिकेगा, कोई पैसे में बिकेगा। ऐसा ना करें, क्योंकि अगर हमारे गांव का ही कोई भाई इसमें प्रधान बन जाएगा तो गांव का भविष्य देखो क्या से क्या हो सकता है। आज जो प्रोग्राम आप देख ही रहे होंगे कि कितना बढ़ चढ़ कर यहाँ आज प्रोग्राम कितनी अच्छी तरीके से हुआ है। और 2027 में बाबा साहब की अम्बेडकर की मूर्ति यहाँ हर हाल में लगनी चाहिए, चाहे सरकारी पैसों से लगनी चाहिए या हमारे सहयोग पूरे गांव के सहयोग के पैसों से लगनी चाहिए। और सरकारी पैसे से लग जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं लग पाती है तो मैंने पहले अनाउंसमेंट कर रखा है कि 1 महीने की तनख्वाह 31,000 रुपए मेरी तरफ से है और उसमें भी कम पड़ेंगे तो मैं 10-20,000 रुपए और बढ़ाऊंगा उसमें। और पूरा गांव सहयोग करे और मूर्ति कहीं ना कहीं से स्थापित करेंगे हम। इन्हीं चंद बातों से मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं और कुछ मैं बातों पे और भी बोलना चाहता हूं। हमारी समाज में बहुत जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो काम करके गए हैं ना, वो दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। इनके पास कोई जाली वाली ऐसी डिग्रियां तो थी नहीं, 32 डिग्रियां थी, 9 उसमें मास्टर डिग्रियां थी, 3 उसमें पीएचडी डिग्रियां थी, एक डिग्री कोलंबिया यूनिवर्सिटी थी डॉक्टर ऑफ साइंस, वो 8 साल के लिए होती है, मगर वो डिग्री है 2.5 साल में पूरी करके आए थे। भारत में सिर्फ 2 ही लोग डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री प्राप्त कर सके हैं, डीओएस की डिग्री बोलते हैं उसे। एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं और एक दूसरे और हैं, मैं उनका नाम थोड़ा भूल रहा हूँ। हाँ, वो राष्ट्रपति हैं और मैं उनको बहुत बहुत सम्मानित करता हूँ। और जो इनके बारे में जितना बोला जाए, और भी कोई भाई यहाँ पर आकर मंच पर बोल सकता है जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में बातें बोले, जो किताबों में पढ़ा है वो बातें बोले। इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। संविधान तो ऐसा लिखा है जो सभी धर्मों को बचाता है और इस संविधान को कोई धर्म नहीं बचाता है। ये मैंने अपनी आंखों से चारों तरफ अपनी ड्यूटियों में घूम कर मैंने बहुत तरीके से गहन तरीके से मैंने अपना ये अनुभव किया है। कोई भी धर्म संविधान की रक्षा नहीं करता, संविधान हर धर्म की रक्षा करता है। और जो संविधान में इतनी हर चीज के लिए आर्टिकल बनाया गया है वो कोई पढ़ता भी नहीं है। हम भी सब पढ़ते हैं वो, मगर भूल जाते हैं हम। अगर उन बातों को हम याद करके रहेंगे, जैसे कोई थाना में कोई लड़ाई का केस पड़ता है तो पुलिस वाले और कोई वकील उल्टी सीधी धारा लगा देते हैं, गांव वालों को कुछ पता नहीं रहता है। अगर उनके बच्चे पढ़े लिखे रहेंगे तो वो बताएंगे उनको कि जो धारा क्या क्या लिखी है, क्या क्या उसमें उस धारा में कौन कौन सी धारा में और क्या क्या लिखा हुआ है। जो बच्चे पढ़ेंगे तो वो अपने माँ बाप को बता सकते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को कॉलेज भेजें, स्कूल भेजें और ज्यादा से ज्यादा शिक्षित करने का काम करें। इन्हीं चंद शब्दों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। ज्योतिराव फुले की आत्मकथा है गुलामगिरी को आपको पढ़ना चाहिए। एक सबसे पहली जो दलित आत्मकथा है अक्कर मासी, शरण कुमार लिम्बाले की है, जो लिखी तो मराठी में है लेकिन वो हिंदी में है। हम सब लोगों को वो पढ़नी चाहिए। अगर किसी को पढ़ना है तो मेरे पास वो किताबें हैं और वो जरूर पढ़नी चाहिए। दलितों को तो बहुत जरूर पढ़ना चाहिए।
और दलितों की बहुत सारी जो सेमिनारें होती हैं वो ऑनलाइन होती हैं, उन्हें भी सुनना चाहिए। उनमें बाबा साहब के विचार भी होते हैं। सभी लोगों को पढ़ना चाहिए कि आपके फ्यूचर में, भविष्य में क्या हुआ है, तुम क्या थे। जो महिलाएं आज देवी देवताओं को पूज रही हैं, किसी भी देवी देवता ने आज तक उन्हें नहीं बचाया, आज तक नहीं बचाया। जो भी लोग भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की पूजा करने वालों को आज तक किसी ने नहीं बचाया, आज तक पिटते रहे। सिर्फ वो जो हिम्मत हुई है, तो वो डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने जो संविधान लिखा है, उससे तुम्हें वो जो अधिकार मिले हैं, आगे बढ़े हैं। नहीं तो तुम्हें पानी पीने तक का भी अधिकार नहीं था। स्कूलों में तो पढ़ने की बात ही छोड़िए। वो आदमी कितना कठोर रहा होगा, जिसने अपनी बच्चे तक मर गए और उसने फिर भी अपने पढ़ाई को नहीं छोड़ा। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उच्च शिक्षा में चालू है और क्या नहीं। जो है उनके जन्मदिन अवसर पर मैंने ये नहीं सोचा था कि इतनी मुझे सहयोग मिलेगा, और मुझसे उस सहयोग से भी ज्यादा, बहुत ज्यादा सहयोग दिया है। और यहाँ पे लोगों ने एकत्रित होकर मुझे बहुत ही सम्मानित किया है, और मैं उनका फिर दोबारा से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और उनके दिल से विनम्र करता हूँ। मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारे गुरुजी राजेश गुरुजी ने बहुत अच्छे विचार दिए कि पढ़ना ही बहुत जरूरी है। अगर एक वक्त की रोटी ना मिले, लेकिन पढ़ना बहुत जरूरी है। और हमारे विचार ऐसे ही रहते हैं तो और आगे बढ़ते रहेंगे। और हमारे ब्रजल महाराज साहब ने भी बहुत अच्छी बात, इन्होंने इन बात पर ही अमल किया था। हमारे जो राज महाराज साहब का है, उन बातों पर अमल करते हुए इस बात को भी बढ़ाया है। और मैं भी इसी बात को बढ़ाता चाहूँ कि पढ़ना बहुत ही जरूरी है। पढ़ेंगे तभी कुछ करेंगे और आगे चल के हम लड़ेंगे। जो शिक्षा के क्षेत्र में अगर कहीं भी कोई व्यक्ति झुक सकता है तो सिर्फ शिक्षित होकर ही सामने वाले को झुका सकता है। दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है शिक्षा से बड़ी, जो शिक्षा से बढ़कर किसी को झुका सके। शब्दों में ही वो ताकत है जो बंदूक और गोलियों में और तोपों में नहीं है। जो शिक्षा अपनी बातों से गिरा सकती है तो बातों से उठा भी सकती है। अगर हमारे जो सतीश भैया जी हैं, उन्होंने भी यही बात कहा था कि बाबा साहब के विचारों पे अमल करें। और हमारे सौदान गुरु जी ने बहुत अच्छी बातें कही हैं। और हमारे राजेश फौजी भैया ने भी यही बात कही है कि पढ़ना बहुत जरूरी है, पढ़ो तभी तो बढ़ो। और ऐसे हमारे बुजुर्गों ने भी कहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी बात हो, अगर जैसे भी अगर बच्चों पे बोलते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है पढ़ने के, कोई नहीं, अगर नहीं है तो आप किसी दूसरे को बताइए, अपनी समस्या शायद हो सके आपका सहयोग कर सके। आप अगर पढ़े लिखे होते तो आप सरकारी दफ्तर या किसी यूनिवर्सिटी में जाकर पता करें या कॉलेजों में पता करें, फ्री की सुविधा भी बहुत होती है। अगर पढ़े नहीं हो तो तुम्हें पता नहीं चलेगा, क्योंकि मैं भी समाज में बहुत घूमता हूँ और मुझे भी पता है कि मैं भी जान चुका हूँ बहुत ऐसी बातें होती हैं जहाँ हमें बहुत ही फ्री में सुविधाएं दी जाती हैं, लेकिन हमें ज्ञान नहीं है तो हम नहीं ले पाते, हमारी जगह और कोई स्थापित कर लेता है। और हमारे जो सौदान गुरुजी ने ये बात कही थी, हम जब तक जागेंगे नहीं तब तक भागेंगे नहीं, और जो भागा नहीं है वो जागा नहीं है। और मैं तो कहना चाह रहा हूँ, प्रत्येक बहन से कहना चाहूंगा, भाई से भी कहना चाहूंगा कि पढ़ने में अगर कोई समस्या होती है तो आप दूसरे को बताएं, शायद हो सके सहयोग करें। और सहयोग करने में कोई
पीछे नहीं हटता है, ज्यादा नहीं तो थोड़ा सा करता है। ज्ञान ही बहुत जरूरी है, अगर वो ज्ञान भी देता है तो उस ज्ञान से भी आगे बढ़ सकते हैं हम। तो मैं ये कहना चाहूंगा, हमारे जैसे आज डॉक्टर बाबा साहब की जो आज जन्मदिन के अवसर पर 135वीं जो जयंती बनाई जा रही है, मैं सोच रहा हूँ 136वीं जयंती बनाई जाए तो बाबा साहब की प्रतिमा के साथ बनाई जाए तो हमें हर्षोल्लास होगा। और हमारे फौजी भाई ने भी अनाउंसमेंट कर दिया है, अगर आगामी चुनावों में आगामी चुनाव है, जैसे जिला पंचायत चुनाव, प्रधान चुनाव हुए तो आप कृपया करके इस शर्त को रखें, आप चाहे कुछ भी करें लेकिन इस शर्त को जरूर रखें, हमें अपने गांव का विकास करना है। और विकास भी की बात ही किया करो, विकास बहुत जरूरी है क्योंकि विकास से ही जाना जाएगा, ना कि हमें कितने कमा रहे हैं इससे नहीं जाना जाएगा, हमारे बच्चे कितने कमा रहे हैं। हमारे गांव से नौकरियां लगेंगी, सामने वाले को तभी प्रतीत होगा। ऐसा नहीं है कि हम 400 रुपए कमा रहे हैं और 500 रुपए हमारे घर में 4 मेंबर ने 2000 रुपए कमा रहे हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। जब तक समाज में शिक्षा का प्रकोप नहीं होगा और तुम्हें शिक्षित नहीं होंगे तो तुम्हारी समाज में कोई जगह नहीं होगी, सामने वाला तुम्हें कुछ भी नहीं समझेगा, चाहे तुम पैसे कितना भी कमा लो। कुछ जगह ऐसी होती है शिक्षा ही उनको महत्व देते हैं। और मैं ये कह रहा हूँ आगामी चुनावों में आए तो ये शर्त जरूर रखें, या तो प्रतिमा या समाज सुधारक के लिए मैं आपसे यही अनुरोध करना चाह रहा हूँ। अगर 136वीं जयंती पे अगर फौजी भाई असमर्थ रहते हैं तो मैं भी ये प्रतिज्ञा लेता हूँ कि 136वीं जन्मजयंती पे मैं अपनी तरफ से पूर्ण सहयोग दूंगा। और मैं शायद अगर फौजी भाई ना कर सके तो वो काम मैं करके दिखाऊंगा, और मैं जरूर बाबा साहब की प्रतिमा लगा के मानूंगा। हो सके तो पॉसिबिलिटी 26 में ही रहेगी, अगर 26 में ना हुई तो 27 में जरूर लगा के रहूंगा। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ विराम देता हूं और मैं कहना चाहता हूं, मैं सभी का ग्रामवासियों को अपने हार्दिक अभिनंदन करता हूं क्योंकि उन्होंने मेरा पूर्ण सहयोग दिया है। और कृपया करके ऐसे ही सहयोग दें, कृपया करके ऐसे ही सहयोग दें, क्योंकि आने वाले जैसे काम करता हूं मैं सामाजिक काम, उनमें रुकावट ना बने, सहयोग ना दे सकें तो रुकावट पैदा करने की कोशिश ना करें। चाहे मैं कहीं से भी करता हूं, लोग वाग मुझे पूछते, लेकिन मैं किसी से ये नहीं कहता हूं कि भाई मेरे लिए दो, लेकिन मैं अपना पूर्ण सहयोग देता हूं, चाहे कैसे भी करूं मैं करता हूं। आप अगर शिक्षित होंगे तो जान पाएंगे, अगर ना शिक्षित हैं तो लोग आड़ आते हैं, अपने जैसे अड़ाएंगे आते रहते हैं। और यही कहना चाह रहा हूँ कि भैया अपना पूरा सहयोग दें, अगर सहयोग ना दे सके तो मुझ पे बीच में अड़चन ना पैदा करें। ठीक, अभिनंदन करता हूँ आप सभी को, धन्यवाद। ले गुरु, धन्यवाद रतनदीप के लिए। और उन्होंने अपने तौर पर बता देता हूँ कि 2000 से पहले हमारे गांव में बहुत कम नौकरियां थी। अगर किसी शहर में आप जाओगे तो तुम्हें रुकने का ठिकाना तक नहीं मिलेगा। आज तुम जो भी बच्चे पढ़ के और नौकरी कर रहे हैं बाहर, आज तुम उनके पास जाओ, वो पढ़ने के बाद ही तो लगे हैं। अगर वो नहीं पढ़ते तो शायद तुम्हें किसी शहर में वो नहीं मिलते। आज तुम किसी भी शहर में जाओगे, अगर तुम उन्हें कहीं भी तुम उस शहर में पहुंचकर फोन कर दोगे ना, तुम्हें वो सुविधा देगा जो तुम्हें पहले कभी किसी ने नहीं दी होगी। वो सिर्फ यही है कि आपने उन्होंने शिक्षा से वो चीज हासिल की। आप किसी भी, मैं खुद बताता हूँ, लखनऊ में जब मैं गया था कोई नहीं था रुकने के लिए। जब मैं बैग पैक करके ले गया तो मुझे कोई ठिकाना, हमारे गांव के तक कोई रिश्तेदार नहीं था। आज कोई बच्चा अगर मेरे पास पहुंचता है, हाँ सारे बच्चे पहुंचते हैं, चाहे कितने भी समय पहुंच जाए वो मेरे पास पहुंच जाएंगे। मैं उन्हें पूरी सुविधा देता हूँ, चाहे जितने भी बच्चे नौकरी कर रहे हैं किसी भी शहर में, आप उनके पास चले जाइए, आपको वो सुविधा मिलेगी। वो मिलेगी किस वजह से? क्योंकि उन्होंने शिक्षा ग्रहण की है और शिक्षा से ही नौकरी मिली है। कितनी महत्वपूर्ण चीज है कि आपको भटकना नहीं पड़ेगा किसी